एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 बायोलॉजी का चैप्टर एलर्जी। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस चैप्टर को पढ़ाया जाए, सो हियर आई एम विद द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पे है, इसमें समझने का कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है। इट्स मेजॉरिटी लॉट ऑफ लर्निंग पोर्शन, इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप एक बार हल्का सा उसका जो जिस्ट है कि वो क्या बताना चाह रहा है वो समझकर इफ़ यू ट्राई टू लर्न इट अप तो आपके लिए ईजी होगा। एंड द सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉलो इन दिस चैप्टर इन दिस वेरी वीडियो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक इंट्रोडक्शन आपकी बुक में दिया गया है, सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दैट ओनली। हमारी जो बॉडी होती है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म कुछ सब्सटेंसेस को अगेंस्ट जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको डेवलप करती है। मतलब देयर मे बी सर्टेन सब्सटेंसेस जिसको खाने से या मे बी उसके कांटेक्ट में आने से, उसकी आपकी बॉडी में एंट्री होने से कुछ जो सर्टेन रिएक्शंस है वो आपकी बॉडी में ट्रिगर होते हों, ठीक है। और उन रिएक्शंस को ट्रिगर होने की वजह से हो सकता है आप बीमार पड़ते हो, मे बी यू गेट कोल्ड एंड कफ। तो ऐसे डिफरेंट होते हैं। कुछ को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और कुछ को एक्जिमा जैसे केसेस हो जाते हैं, डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है। तो इट इज़ ओनली बिकॉज आप किसी सब्सटेंस से एलर्जिक हो, ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी, ठीक है। तो उसका मतलब आप उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से एलर्जिक हो। और एलर्जी एक्चुअली में क्या होती है, जब आपने कोई सब्सटेंस खाया या जिसकी एंट्री से आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन, गलत रिएक्शन को जो आपके को नुकसान पहुंचा सकता है, उस रिएक्शन को रोकने के लिए हमारी जो बॉडी होती है वो कुछ मैकेनिज्म डेवलप करती है कि मतलब उसको खाते ही कुछ ऐसा होता है हमारी बॉडी में जिससे सही रिएक्शन होता है, ताकि जो गलत वाला सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर कर गया है उससे हम प्रोटेक्टेड रहें और हमें कोई डिजीज़ ना हो, ठीक है। तो जो ये सेंसिटिविटी होती है कि किसी चीज़ को कुछ खाया या किसी सब्सटेंस को की वजह से आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन होता है, उसको हम कहते हैं एलर्जी, ठीक है। जो सेंसिटिविटी होती है ऐसे सब्सटेंसेस को लेकर उसको कहते हैं एलर्जी। कुछ अदर सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स वो चीज़ होती है कि अगर आपने वो साइंस बेसिकली, अगर आपने ये चीज़ को आप ये चीज़ से सफ़र कर रहे हो तो आपको क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमनली जब फ्लू होता है, कोल्ड वाला, तो क्या सिम्टम्स दिखते हैं? कोल्ड, कफ, फ्लू, ड्राई कफ, ठीक है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। वैसे ही एलर्जी के कुछ सिम्टम्स कौन कौन से हैं? इचिंग, रैशेज, स्वेलिंग, कफिंग, इनएबिलिटी टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ ऑन अ रेगुलर या इरेगुलर बेसिस भी हो रही है तो देयर मे बी चांसेस कि आप किसी एलर्जी से सफ़र कर रहे हो। देयर मे बी प्रॉपर डायग्नोसिस होता है उसका, तभी आप श्योरिटी से कह सकते हो कि आपको उससे एलर्जी है या फिर नहीं है, ठीक है। एलर्जी क्या होती है? दिस इज द डेफिनेशन, ये आपको याद करनी है। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है टू सम स्पेसिफिक सब्सटेंसेज। हर सब्सटेंस को लेकर नहीं, कुछ गिनती के 2-4 सब्सटेंसेज या 1-2 सब्सटेंसेज, और कुछ को एलर्जी नहीं होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ से। कुछ सब्सटेंसेस, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस के रिस्पॉन्स अगर आपकी वो बॉडी में एंटर करता है तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है कि वो कोई WBCs जो होते हैं एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं, या क्या जो भी आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं एलर्जी। कि वो चीज़ एंटर हुई, वो चीज़ उस चीज़ ने, उस सब्सटेंस ने हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन ट्रिगर किया, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसने क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या हमारे अंदर स्वेलिंग हुई, इचिंग हुई, एंड ऑल ऑफ दोज केसेस कम अंडर एलर्जी। जिस सब्सटेंस से एलर्जिक रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं एलर्जेन, ठीक है। कुछ कॉमन एलर्जेंस आर स्ट्रॉन्ग सनलाइट। कुछ लोगों को जब स्ट्रॉन्ग सनलाइट रिसीव होती है तो दे सफ़र फ्रॉम माइग्रेन्स, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। डस्ट से मोस्ट कॉमनली जो देखा गया है वो होता है कोल्ड एंड कफ, माइट्स, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट, आपने जब पढ़ा होगा चैप्टर पॉलिनेशन तो वहाँ पे आपने डेफिनेटली ये बात पढ़ी होगी कि जो स्टेमन्स ऑल्सो नोन एज जो एंड्रीशियम होते हैं, उसमें जो एंथर्स और फिलामेंट्स होते हैं, उसमें जो एंथर्स होते हैं उनमें वो 2 बाइलोब स्ट्रक्चर होता है जो इस तरह से समथिंग लाइक, और जो ये स्टॉक होती है, फिलामेंट होती है,
ये टू बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो उन पॉलन ग्रेन्स की जब वो वाला सीजन होता है स्प्रिंग सीजन में, जब पॉलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, उससे भी काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है, पॉलन ग्रेन से। फर, एनिमल के जो फर होते हैं जैसे डॉग्स के और कैट्स रैबिट्स के जो फर होते हैं, उससे भी लोगों को एलर्जी हो जाती है। फूड्स जैसे कि मिल्क, एग्स, ड्रग्स, इंसेक्ट बाइट, ड्रग्स जो होते हैं, ऐसे खानों से भी एलर्जी होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं सबको हो, कुछ लोगों को ही होती है। इंसेक्ट बाइट्स, कॉस्मेटिक्स, ये भी एलर्जेंस हो सकते हैं, ये भी आपको एलर्जी कॉज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन फूड्स जिनसे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? मूंगफली, पीनट्स आर द मोस्ट कॉमन। पीनट मतलब मूंगफली, मिल्क, दूध, एग, अंडा, व्हीट, गेहूँ, फिश, मछली, शेलफिश। एंट्री रूट्स ऑफ एलर्जन, जो एलर्जन होता है वो हमारी बॉडी में एंटर कैसे करता है? देर आर डिफरेंट मल्टीपल वेज, ठीक है। वन ऑफ विच इज थ्रू द नोज, थ्रू द माउथ, थ्रू द स्किन। ये तीन है, पहले इनको पढ़ो देन विल मूव फॉरवर्ड। थ्रू द नोज, जो पोलन ग्रेन्स जैसे कि पोलन ग्रेन्स, डस्ट, एनिमल हेयर, ये तीन चीज़ों की हमने यहाँ पे बात करी। 1, 2 एनिमल हेयर, तीसरा, ये जो होते हैं ये बॉडी में तब एंटर करते हैं जब व्हेन अ पर्सन ब्रीथ्स इन, जब इंसान सांस लेता है। माउथ के थ्रू कौन से एलर्जेंस एंटर करते हैं? फूड एलर्जेंस जैसे कि मिल्क, एग्स, फिश, और कुछ मेडिसिन जो हमारे बॉडी में एंटर करती हैं जब इंसान खाना खाता है, ठीक है। जब इंसान कुछ खा रहा होता है तब एंटर कर जाते हैं फूड एलर्जेंस, मतलब यू एक्चुअली इनटेक देम, आप उसको खाते हो, मे बी अननोइंगली, मे बी नोइंगली, कि आपको उससे एलर्जी है, ठीक है। थ्रू दी स्किन, जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो कभी कभी इंसेक्ट बाइट से भी अकर हो जाते हैं, या इंसेक्ट बाइट किया या किसी इंसेक्ट ने स्टिंग किया, ठीक है, इंसेक्ट के काटने से भी कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस ट्रिगर हो जाते हैं। समटाइम्स एलर्जी जो है वो तब भी कॉज होती है जब हमारी जो स्किन है वो सर्टेन मेटल्स, सर्टेन कॉस्मेटिक्स, स्ट्रॉन्ग लाइट, इन तीनों में से किसी भी चीज़ में से हमारी स्किन कांटेक्ट में आती है तब भी एलर्जी होती है। स्ट्रॉन्ग सनलाइट से माइग्रेन मैंने आपको बताया था, अलॉन्ग विद दैट स्किन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कुछ टर्म्स आपकी बुक में दिए गए हैं तो पहले वो पढ़ लो, ठीक है। डैंडर जो होता है, ये आपकी बुक में एक साइड में बॉक्स दिया गया है उसमें है, ठीक है। डैंडर एक ऐसा मटेरियल होता है जो बॉडी ऑफ वेरियस एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस जो होते हैं सोशल एनिमल्स होते हैं, आई होप यू नो दैट। तो जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं जिनमें फर, हेयर या फेदर्स होते हैं, उनकी बॉडी से एक मटेरियल जो कि निकला होता है उसको हम डैंडर कहते हैं। आई डोंट हैव द इमेज राइट नाउ विद मी, बट आप गूगल पे सर्च करोगे डैंडर तो यूल ईजिली बी एबल टू सी। जो एनिमल्स या ह्यूमंस जिनमें फर, हेयर और फेदर्स होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है उससे एक मटेरियल झड़ता है, उसको कहते हैं हम डैंडर, ठीक है। हाइव्स जो होती हैं ये एक एलर्जिक स्किन रिएक्शन है जो कि लोकलाइज्ड रेडनेस, स्वेलिंग और इचिंग को कॉज करता है। वेल्ट्स क्या होते हैं? जब किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से स्किन में एक रेज्ड रेड एरिया हो, यानी लाल रंग का रेज्ड हो, फूला फूला सा इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, दैट इज नोन एज वेल्ट्स। डर्माटाइटिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, इसमें जो स्किन है वो रेड हो जाती है, सूलन होती है, फूल जाती है, सोर हो जाती है, और कभी कभी उसमें स्मॉल स्मॉल ब्लिस्टर्स भी होते हैं। ब्लिस्टर्स वो होता है जैसे आपको कहीं जिसको आई डोंट नो व्हाट यू वुड हैव सेड इट, लाइक कहीं पे थोड़ा सा जल जाता है तो थोड़ा सा पानी सा वाटरी सा होल टाइप हो जाता है उसमें, बबल टाइप्स, उसको हम ब्लिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। अगेन ब्लिस्टर्स भी आपको गूगल पे इमेज मिल जाएगी अच्छे से। रिजल्टिंग फ्रॉम किससे होता है? जब डायरेक्ट इरिटेशन ऑफ स्किन अगर किसी एक्सटर्नल एजेंट या एलर्जिक रिएक्शन से डायरेक्ट इरिटेशन में आ गई है, तब जब स्किन रेड, सोलन, सोर हो जाती है, कभी कभी विद स्मॉल ब्लिस्टर्स, उस कंडीशन को हम कहते हैं डर्माटाइटिस, ठीक है। तो एक ये डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है। वीजिंग जो है, वीजिंग को हम क्या कहते हैं, मतलब व्हाट इज वीजिंग? ब्रीदिंग, जब आप सांस ले रहे हो और साथ में एक विस्लिंग या रैटलिंग साउंड आ रही हो चेस्ट में, एज अ रिजल्ट किस वजह से आ रही है? जब एयर पैसेज जो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो, एयर पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से चेस्ट में सांस लेने के दौरान जो विस्लिंग और रैटलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं वीजिंग। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ एलर्जी बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ अकरेंस, की कब कैसे अकर कर रहा है, कि पीरियोडिकली हो रहा है या कभी भी हो जाता है, उसके बेसिस पे जो एलर्जी होता है, पीरियोडिकली मतलब किसी रेगुलर इंटरवल, मतलब हर 3 दिन में, हर 10 दिन में, हर 2 महीने में, हर साल में, ठीक है,
इस टाइप से, या हर पर्टिकुलर सीजन में। तो उस तरह से अगर पीरियड ऑफ अकरेंस पता है आपको तो वो सीजनल है, और इफ ऐसे ही रैंडमली होता है देन इट इज पेरिनियल। अभी हम दोनों के बारे में डेप्थ में जानेंगे, ठीक है। पीरियड ऑफ अकरेंस कब हो रहा है उसके बेसिस पे एलर्जी जो है वो दो टाइप्स में क्लासिफाई करी जा सकती है, वन इज सीजनल, अदर इज पेरिनियल। When the allergy occurs at a particular time of the year, जब एलर्जी साल के एक पर्टिकुलर वक्त पर ही अकर करती है उसको हम कहते हैं सीजनल एलर्जी। बेसिकली एक पर्टिकुलर सीजन में जब अकर होती है, ठीक है। रेगुलर स्नीजिंग एंड कफिंग ड्यूरिंग विंटर, अगर आपको जब भी विंटर सीजन आता है आपको रेगुलरली स्नीजिंग और कफिंग होती है, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स कि आपको कोई सीजनल एलर्जी है। एलर्जी टू पॉलन ग्रेन्स एक बहुत कॉमन एलर्जी है स्प्रिंग सीजन के दौरान, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करते हैं और पॉलन ग्रेन्स वो डिस्पर्स होते हैं, और इस वजह से जो पॉलन ग्रेन्स से एलर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है उस दौरान स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स इधर उधर डिस्पर्स हो रहे होते हैं, तो कभी भी आप कॉन्टैक्ट में उसके आ सकते हो। जो पॉलन एलर्जीज होती है, मतलब जो एलर्जी पॉलन ग्रेन से होगी वो पॉलन एलर्जी है। आई एम रिपीटिंग, जो एलर्जी पॉलन ग्रेन्स से कॉज होती है, जो पॉलन ग्रेन्स जब ट्रिगर करते हैं आपकी बॉडी में कोई भी रिएक्शन, उसको हम कहते हैं पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी का दूसरा नाम होता है हे फीवर। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, तो टेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है। सिमिलरली एलर्जीज ड्यू टू सनलाइट एक्सपोजर, सनलाइट की एक्सपोजर से जो भी एलर्जी कॉज होती है उसको वो भी सीजनल होती है। पेरिनियल एलर्जीज जो होती हैं वो कभी भी हो सकती हैं साल में, कैन अकर एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, और ये किसी भी पर्टिकुलर सीजन से लिंक्ड नहीं होती हैं। एलर्जी टू डस्ट, एलर्जी टू इंसेक्ट बाइट्स, फूड सब्सटेंसेज, माइट्स, ये पेरिनियल एलर्जीज होती है, क्योंकि जो डस्ट होता है उससे आप कभी भी कॉन्टैक्ट में आ सकते हो, क्योंकि ये अब तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि देर इज़ नॉट अ पर्टिकुलर सीजन जिसमें आपको ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिले। ऑलमोस्ट हर सीजन में यू गेट टू सी दी पॉल्यूशन, तो डेफिनेटली डस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। इंसेक्ट बाइट, देर इज़ नो डेफिनेट टाइम पीरियड कि हाँ इसी वक्त पे, साल के इसी वक्त पे आपको जो इंसेक्ट है वो काटेगी। इट कैन हैपन एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, वो पेरिनियल एलर्जी हो गई। फूड सब्सटेंसेस से और माइट से अगैन द सेम थिंग, कभी भी हो सकता है, इसीलिए ये भी पेरिनियल एलर्जीज का पार्ट है। हाउ एन एलर्जिक रिएक्शन अकर्स, होता कैसे, जब एक पर्सन कोई इंसान है वो एक पर्टिकुलर एलर्जन से एलर्जिक है, अगर वो उसके कांटेक्ट में आ गया तो एक एलर्जिक रिएक्शन होगा। एक इंसान था वो किसी चीज़ को एलर्जिक था, ठीक है। अब वो एलर्जिक इंसान किसी एलर्जन के कांटेक्ट में, उसी पर्टिकुलर एलर्जन के कांटेक्ट में आ गया जिससे वो एलर्जिक है, तो एलर्जिक रिएक्शन होगा। दिस रिएक्शन बिगिंस, ये एलर्जिक रिएक्शन शुरू कब होता है, जब एलर्जन, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, जब पॉलन ग्रेन्स बॉडी में एंटर करेंगे और स्पेशल देखो जैसे ही बॉडी में एंटर किया तो क्या होगा, जो बॉडी टिश्यूज में स्पेशल सेल्स होते हैं वो एक केमिकल उनको एक केमिकल बनाने पे फोर्स वो बनाते हैं, कॉज करते हैं। पॉलन ग्रेन्स बॉडी में एंटर हुए और वो कॉज करेंगे बॉडी टिश्यूज में एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एक केमिकल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। जब पॉलन ग्रेन्स एंटीबॉडी से कांटेक्ट में आते हैं तो एक सब्सटेंस रिलीज होता है विच इज कॉल्ड हिस्टामीन या हिस्टामाइन, वॉट एवर यू फाइंड इट करेक्ट, ठीक है। स्पेलिंग सही लिखना बिकॉज पीपल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दिस वन। जो हिस्टामाइन होता है इट कॉजेज एन एलर्जिक रिएक्शन, वो एक एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेगा, और इन केस ऑफ पॉलन ग्रेन्स स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन देखी जाती है। कुछ ड्रग्स जो होती हैं एंटी हिस्टामाइन, जिनको कहते हैं एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स, ये एलर्जिक रिएक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। वंस अगेन अ शॉर्ट वेरी क्रिस्प रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड राइट नाउ। हमने सबसे पहले ये देखा कि जो एक इंसान था वो किसी पर्टिकुलर एलर्जन से एलर्जिक है, वो एक एलर्जिक उसी पर्टिकुलर एलर्जन के कांटेक्ट में आया, एक एलर्जिक रिएक्शन होगा। अब ये एलर्जिक रिएक्शन शुरू कहाँ से होता है, जब एक एलर्जन फॉर एग्जांपल पॉलन ग्रेन बॉडी में एंटर किया, जब वो एंटर करेगा तो वो कुछ बॉडी टिश्यू के स्पेशल सेल्स पर्टिकुलरली जो WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उनको वो कॉज करता है। पॉलन ग्रेन की एंट्री की वजह से जो WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल बनाते हैं जिसको कहते हैं एंटीबॉडी। अब जब ये एंटीबॉडी और पॉलन ग्रेन आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो व्हाट हैपेंस इज एक सब्सटेंस रिलीज होता है हिस्टामीन।
हिस्टामिन जो है वो एक एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, उसके बेसिस पे जो भी एलर्जन होता है डिपेंडिंग ऑन दैट कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो कि हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल था, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन देखा जाता है। कुछ ड्रग्स जिनको एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स कहते हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ डायग्नोसिस ऑफ एन एलर्जी, जो एक एलर्जी होती है वो एक डॉक्टर ही डायग्नोस कर सकता है, और जो डॉक्टर एलर्जी को डायग्नोस करता है उसे हम कहते हैं एलर्जिस्ट। ठीक है, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर। डॉक्टर्स की भी कैटेगरी होती है ना, देयर आर टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट, देन देयर इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट फॉर द आई, ऐसे अलग अलग होते हैं, राइट। जो एलर्जी वाला होते हैं उनको कहते हैं एलर्जिस्ट। जो एलर्जिस्ट होगा वो आपको सबसे पहले पूछेगा कि आपको जो सिम्टम्स क्या हैं, कौन से सिम्टम्स हैं, और अगर ऐसे ही सिमिलर सिम्टम्स आपकी फैमिली में, आपके परिवार में पहले कभी देखे, प्रीवियसली अकर कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, फिर एक स्किन टेस्ट यूज़ करें। वो एक स्किन टेस्ट के द्वारा एक आपकी एलर्जी को टेस्ट करेंगे फॉर एलर्जी फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स, डस्ट, फूड एंड इंसेक्ट स्टिंग्स। ठीक है, इन चार में से अगर किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी है तो वो स्किन टेस्ट है, पता चल जाएगा। दिस स्किन टेस्ट कैन बी परफॉर्म कैसे होगा? बाय प्रिकिंग द स्किन में प्रिक करने से विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एलर्जन, ये चारों एलर्जन जो है आपकी स्किन में छोटा सा थोड़ा सा प्रिक किया जाएगा। अगर एरिया जो स्किन का एरिया है वो अगर रेड हो गया प्रिक करने पे, मतलब आप एलर्जिक हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलर्जिक। समटाइम्स एलर्जेंस जो होते हैं वो स्किन में एक फाइन नीडल के साथ भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं अगर फर्स्ट टेस्ट इज नेगेटिव। अच्छा, जो ये वाला टेस्ट था, आई एम अ बिट सॉरी ओवर हेयर क्योंकि मैंने आपको गलत बोल दिया। आई सेड कि इट मीन्स यू आर नॉट एलर्जिक। देखो, अगर स्किन का एरिया रेड हो गया इट मीन्स यू आर एलर्जिक। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो भी अभी कंफर्म नहीं है कि आप एलर्जिक नहीं हो। एक बार वो नेगेटिव आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एक फाइन नीडल से स्किन में इंट्रोड्यूस करते हैं एलर्जेंस को। स्किन को स्क्रैच करके एक्सपोज किया जाता है एक एलर्जन को। इफ द स्किन बिकम्स रेड और स्वेल्स, मतलब जो इंसान है वो एलर्जन से एलर्जिक है। ब्लड इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ अ सिरिंज, जो ब्लड होता है वो एक सिरिंज की हेल्प से निकाला जाता है और लैब्स में सेंड किया जाता है टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई। इम्यूनोग्लोब्यूलिन की स्पेलिंग ध्यान में रखना। जो ब्लड होता है पहले सिरिंज से निकाला जाता है, फिर लैब्स में भेजा जाता है ताकि वो आपके जो ब्लड है उससे मेजर कर पाएँ कि आपके ब्लड में कुछ स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज, IgE एंटीबॉडीज। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल I स्मॉल g कैपिटल E लिखोगे, ठीक है। IgE एंटीबॉडीज जो होती हैं फॉर अ सर्टेन एलर्जन इन दी ब्लड, ठीक है। तो आपके ब्लड में एक पर्टिकुलर एलर्जन के लिए IgE यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन E एंटीबॉडीज कितनी है, कितना कंसंट्रेशन है, कितनी है, ज़्यादा है, थोड़ी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लैब्स में ब्लड को सेंड करते हैं। जितना हाइयर IgE एंटीबॉडी का वैल्यू आएगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको एलर्जिक सिम्टम्स हैं। मल्टीपल एलर्जेंस जो है वो एक सिंगल ब्लड सैंपल से, ऐसा नहीं है कि सबके लिए फूड सब्सटेंस के लिए अलग, पॉलन ग्रेन्स के अलग आपको खून देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। एक ब्लड सैंपल से सारे मल्टीपल, मतलब सारे तो नहीं, मल्टीपल कई सारे एलर्जेंस डिटेक्ट करे जा सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट एनाफिलैक्सिस, एनाफिलैक्सिस एक ऐसी पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन है जिसकी वजह से, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब इट कैन बी फेटल, इससे आपकी जान भी जा सकती है इफ दैट हैपेंस, ठीक है। एक ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, जो ब्रीदिंग होती है इम्पेयर हो जाती है, मतलब जो खराब हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं हो रही होती और जो बॉडी है वो शॉक में जा सकती है। इससे दिस कैन साइमल्टेनियसली अफेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इससे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं वो इकट्ठे साइमल्टेनियसली अफेक्ट हो सकते हैं, और इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये एक्सट्रीमली फेटल है। फेटल मीनिंग ये एक्सट्रीमली डेडली होती है और ये इमीडिएट मेडिकल अटेंशन रिक्वायर करती है। सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज की बात की जाए तो एलर्जी सिम्टम्स जो है वो माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर हो सकते हैं। माइल्ड सिम्टम्स का इफ वी टॉक अबाउट तो उसमें आता है रैश ऑन द स्किन, इची एंड वाटरी आईज, कंजेशन ऑफ द थ्रोट, परसिस्टेंट स्नीजिंग, ठीक। मॉडरेट सिम्टम्स कौन कौन से हैं? कंटिन्यूअस इचीनेस,
और सांस लेने में मुश्किल होना, डिफिकल्टी। सिवियर सिम्टम्स में आते हैं स्किन की स्वेलिंग, थ्रोट में स्वेलिंग जिसकी वजह से आप कोई चीज़ खा ना पा रहे हो, यानी फूड को स्वॉलो ना कर पा रहे हो, निगल ना पा रहे हो, या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रहा हो, ठीक है, ड्यू टू द स्वेलिंग इन द थ्रोट। एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग, डिजीनेस, चक्कर आना, वॉमिटिंग इफ यू डोंट नो इट्स उल्टियाँ होना, ठीक है, मेंटल कंफ्यूजन, ठीक है, मेंटली यू आर नॉट इन द प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड, wheezing। wheezing क्या होता है, I already told you in the starting, so I'll not explain that again. If I talk about prevention and cure, देखो पहली तो चीज़ आती है कि प्रिवेंशन और क्योर में फ़र्क क्या होता है। आई गॉट टू नो कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आर नॉट ओनली श्योर बिटवीन द डिफरेंस ऑफ प्रिवेंशन एंड क्योर। देखो प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंशन हैपन्स बिफोर यू कम इन टू कॉन्टैक्ट ऑफ द डिजीज। आपको कोई चीज़ हुई, उससे बचने के लिए आप क्या स्टेप्स लेते हो, वो प्रिवेंशन में आता है, ठीक है। अभी आपको डिजीज हुई नहीं, आप उस डिजीज से बचने के लिए, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैट डिजीज या एलर्जी, आप क्या स्टेप ले रहे हो, दैट कम्स अंडर प्रिवेंशन, ठीक है। और जब हम बात करते हैं क्योर की, ये मैं एलर्जी के बेसिस पे नहीं, मैं इन जनरल दोनों टर्म्स समझा रही हूँ, ठीक है। अगर क्योर की बात करी जाए तो क्योर होता है कि आपको कोई बीमारी हो गई है, अब आगे क्या किया जाए, ठीक है। आफ्टर यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, तब क्या किया जाए, उसके जो स्टेप्स आप लेते हो, जो दवाइयाँ खाते हो, दैट कम्स अंडर क्योर, ठीक है। करेंटली फूड एलर्जीज का कोई भी क्योर नहीं है, और जितनी भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं फूड एलर्जी की, वो सिर्फ सिम्टम को उसमें आसानी पैदा करते हैं, कोई परमानेंट क्योर नहीं आया है फूड एलर्जीज का, ठीक है। क्या प्रिवेंशन वगैरह आते हैं, तो लेट्स सी दो स्टेप्स। आइडेंटिफाइंग द एलर्जी एंड टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस एक्सपोजर टू दैट एलर्जन कैन प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन से बचने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप पहले तो अपनी एलर्जी को आइडेंटिफाई करो। एक बार आइडेंटिफाई हो गए, एलर्जी आइडेंटिफाई करने का मतलब कि आप किस चीज़ से एलर्जी को, किस चीज़ के कॉन्टैक्ट में आने से आपके बॉडी में कुछ रिएक्शंस ट्रिगर हो रहे हैं, एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। पहले तो यू आइडेंटिफाई द एलर्जी, और एक बार एलर्जी आइडेंटिफाई हो गई, देन टेक दी स्टेप्स जिससे जो एक्सपोजर है, वो जो एलर्जन है, उससे आपको कम से कम कॉन्टैक्ट में आ पाओ, रिड्यूस हो जाए आपका एक्सपोजर उस एलर्जन से। ऐसे जो दो स्टेप्स है, पहले आइडेंटिफाई करो एलर्जी को, और दूसरा स्टेप्स लो कि उस एलर्जन से आप दूर हो जाओ, वो आपके कॉन्टैक्ट में ना आए ज़्यादातर। इन दो स्टेप्स, ये मेजर स्टेप्स हैं इन प्रिवेंटिंग एलर्जिक रिएक्शंस। कोई ड्रग्स और ट्रीटमेंट्स आर नॉट अवेलेबल नहीं है, कोई भी ड्रग या ट्रीटमेंट जिससे फूड एलर्जीज को प्रिवेंट कर पाओ। अगर आपको फूड एलर्जी है तो ओनली तरीका, एक लौता तरीका यही है कि आप एलर्जिक फूड को अवॉइड करो, मीनिंग जिस भी फूड से आप एलर्जिक हो, उस फूड को, उस खाने को आप अवॉइड करें। एक बार फूड और फूड्स का मतलब ये है, आई गेस आपकी बुक में कुछ इस तरह से दिया होगा, फूड और ब्रैकेट में इस तरह, इसका मतलब एक खाना से भी आप एलर्जिक हो सकते हो, एक से ज़्यादा खाने से भी आप एलर्जिक हो सकते हो, ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग, एक बार आपने खाना या खाने जिससे भी आप सेंसिटिव हो, जिससे भी आप एलर्जिक हो, उसको एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, पता चल गया कि अच्छा इससे ये चीज़ मुझे नुकसान करती है, तो उसको अपने डाइट से ही हटा दो। जब भी आप कोई प्रिपेयर्ड या पैक्ड टिन्ड फूड खा रहे हो, ठीक है, उसको खाने से पहले एवरी टाइम यू चेक दी लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इससे क्या होगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो एलर्जेंस होते हैं जैसे कि पीनट्स, एग्स और मिल्क, वो काफ़ी सारे टिन्ड और कैंड प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जो आप खा जाते हैं। सो टू प्रिवेंट दोज एलर्जीज, द बेस्ट थिंग इज, जब भी आप कोई प्रिपेयर्ड पैक्ड फूड खा रहे हो, देन यू रीड द लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, क्योंकि एलर्जेंस मोस्टली एज आई टोल्ड यू, पीनट्स, मूंगफली, एग्स, अंडे और मिल्क, दूध, यही प्रेजेंट होते हैं पैक्ड फूड में, ठीक है। और ये मेजॉरिटी ऑफ द फूड एलर्जेंस हैं फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। गुड अमाउंट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है काफ़ी हद तक, और जो एलर्जेंस होते हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने में भी काफ़ी हेल्प होती है। फुल स्लीव्स क्लोथ पहनना, क्लोज शूज़ पहनना, इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम अप्लाई करके बाहर जाना आर द कॉमन थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो। इससे आपकी मॉस्किटो बाइट्स बचती हैं, ठीक है।
लर्न द नेम्स ऑफ द मेडिसिन जिससे आप एलर्जिक हो. कभी कभी आप मेडिसिन से भी एलर्जिक होते हो, तो लर्न दोज नेम्स बोथ, कि जेनेरिक नेम क्या है और ब्रांड नेम क्या है. कभी कभी होता है कि आप मेडिसिन से एलर्जिक नहीं हो, पर एक पर्टिकुलर ब्रांड की उसी सेम नाम से उसी ब्रांड की मेडिसिन से आप एलर्जिक हो, पर अगर सेम मेडिसिन आप किसी और ब्रांड की खाओ तो आप एलर्जिक नहीं होते हो. इसलिए जिस भी मेडिसिन से आप एलर्जिक हो उसका जेनेरिक और ब्रांड नेम दोनों याद करना चाहिए. अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को अपनी एलर्जीज के बारे में बता दो, सो दैट वो आपको एलर्जीज अवॉइड करने में हेल्प करें. एंड सेकेंडली, अगर एनाफिलेक्सिस की कंडीशन होती है तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि आप सर्वाइव कर जाओ, बट देर आर स्टिल, मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू सर्वाइव इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम, इफ यू गेट इनटू एनाफिलैक्सिस. ठीक है, तो ताकि आपकी जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो, अकर हो, तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आपको हेल्प कर पाएँ. जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो एक मास्क को पहन के ट्रैवल करो, सो दैट आपका नोज और माउथ जो है वो कवर्ड रहे. ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी. ट्रीटमेंट इज अ पार्ट ऑफ क्योर, एंड ट्रीटमेंट हैपन्स जब आप उस चीज़ से एलर्जिक हो चुके हो. जो आपको एलर्जी होनी थी वो हो चुकी है, जो रिएक्शन होना था वो हो चुका है, एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज और फ्रॉम द डिजीज, या तो एलर्जी या फिर डिजीज. वंस द एग्जैक्ट कॉज ऑफ एन एलर्जी इज डिस्कवर्ड, जो पहला इन लाइन ट्रीटमेंट होता है वो यही होता है, अवॉइडिंग द एलर्जीज, एज आई टोल्ड इन द टॉपिक ऑफ प्रिवेंशन. समटाइम्स एलर्जीज को आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, जैसे सीजनल पॉलन एलर्जी होती है. अब यू जान के तो आप उसके कांटेक्ट में नहीं आओगे ना, कि पॉलन ग्रेन्स के जानबूझ के कांटेक्ट में आ गए कि आई वांट टू गेट द एलर्जी. नहीं, दैट विल नेवर हैपन. इट हैपन्स अननोइंगली, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो. ऐसे केसेस में क्या होते हैं, एंटी हिस्टामाइंस कम इन टू प्ले. एंटी हिस्टामाइंस जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं पिल्स, नेजल स्प्रे, आई ड्रॉप्स के फॉर्म में, और ये हिस्टामाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके सिम्टम्स प्रिवेंट कर देते हैं. गार्लिक, जिंजर, एप्पल साइडर विनेगर, इन चारों में एक्चुअली एप्पल साइडर विनेगर, इन चारों में क्या होता है, एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं. डीकंजेस्टेंट्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है एक स्टफी नोज को क्लियर करने के लिए, खास तौर पे सीजनल एलर्जी के केस में, विच इज यूजुअली स्टफी नोज हैपेंस इन विंटर सीजन. ब्रोंकोडायलेटर्स जो होते हैं ये इंस्टेंट रिलीफ पहुंचाते हैं चेस्ट टाइटनेस और वीजिंग से. स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन, ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन, यानी किसी चीज़, इन्फ्लेमेशन रिफर्स टू स्वेलिंग, कोई चीज़ स्वेल कर रही है, तो अगर आपके ब्रोंकाइल्स में स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, नॉर्मली स्टेरॉइड्स ही दिए जाते हैं. एस्थमा पेशेंट्स जो होते हैं उनको अपनी मेडिसिन होती हैं उसका रेगुलर डोसेज लेना चाहिए, क्योंकि उनके में भी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जब उनको सफ़र करना पड़ता है फ्रॉम वीजिंग. ठीक है, क्रीम्स और लोशंस जो होते हैं वो स्वेलिंग, रेडनेस, इचिंग को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं. ऑल्सो अगर आपके एलर्जिक रिएक्शन परसिस्ट करे, मतलब इट कंटिन्यूज, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. हे फीवर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलर्जी, और ये आपके बुक में एक साइड बॉक्स में दिया गया. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पॉलन ग्रेन्स जो एलर्जी कॉज करते हैं, दैट इज पॉलन एलर्जी, और पॉलन एलर्जीज को हम हे फीवर भी कहते हैं. जो टर्म हे फीवर है, इट वाज क्वाइंड क्योंकि इट इज कॉज्ड टू बी इट वॉज कंसिडर्ड टू बी कॉज बाय पॉलन ग्रेन्स इन हे फील्ड्स. हे फील्ड में पॉलन ग्रेन्स के द्वारा कॉज किया जाने वाला फीवर इसको माना जाता है और माना जाता था. अब ये इस वक्त पे हम ये जानते हैं कि हे फीवर जो है कैन बी कॉज बाय द पॉलन ग्रेन्स. पहले होता था कि हे फील्ड्स में ही जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उससे कॉज होता है, बट नाउ आफ्टर साइंस इज डेवलप्ड एंड द नेशंस हैव प्रोग्रेस सो मच, वी एक्चुअली नो कि व्हाट इज द एक्चुअल कॉज. देखो, किसी भी प्लांट की पॉलन ग्रेन्स, किसी भी प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस की गई जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनसे हो सकता है हे फीवर. नॉट नेसेसरीली कि अगर हे फील्ड है तो ही उसकी पॉलन ग्रेन से आपको हे फीवर होगा. इट कैन बी एनी प्लांट. इन एडिशन टू पॉलन ग्रेन्स, हे फीवर और किससे कॉज होता है? पेट एनिमल्स के बालों से, हेयर्स से. इन सम केसेस इट ऑल्सो हैपेंस फ्रॉम फर्स. डस्ट माइट्स एंड मोल्ड से भी होता है. मोल्ड्स, अगर आपने ब्रेड मोल्ड्स, आप एक बार गूगल पे सर्च करना, यू विल गेट दैट. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू, लेकिन इट्स अ सॉर्ट ऑफ फंगाई दैट जो व्हेन द ब्रेड रॉट्स उस पर आ जाता है. हे फीवर जो होता है उसको एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं. हे फीवर के सिम्टम्स क्या होते हैं? रनी नोज, इची आईज, माउथ और स्किन,
सोर थ्रोट एंड कफिंग, स्टफी नोज कैसे होती है? या तो कंजेशन हो जाएगा या फिर स्टफी नोज ड्यू टू नेजल ब्लॉकेज। स्टफी नोज होने के कारण, यू कैन रिलेट द पॉइंट्स, स्टफी नोज होने के कारण सांस लेने में डिफिकल्टी होना, और जब ऐसा हो रहा है तो इट मे बी अ साइन ऑफ अस्थमा ऑल्सो। डिक्रीज्ड सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, मतलब आपको ज़्यादा स्मेल और टेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही हो। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट दैट वी हैव डस्ट एलर्जी। डस्ट एलर्जी जो होता है ये ब्रीदिंग में डिफिकल्टी कॉज करती है, जिससे कभी कभी सिम्टम्स ऑफ एस्थमा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीजिंग, कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कैन बी कॉज बाय, ये अकेला डस्ट से भी हो सकती है डस्ट एलर्जी, या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनके बालों से, कॉकरोच, एक्सक्रीटा और माइट से भी कॉज हो सकती है। डस्ट एलर्जी के जो सिम्टम्स है वो क्या क्या है? रनी और स्टफी नोज एंड नेजल कंजेशन, रेड, इची और वाटरी आईज, स्नीजिंग, वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। If I talk about nettle rash, hives or urticaria, nettle rash जो होता है it is basically caused by an allergy to certain food items, medicines और cosmetics। जब आप कुछ food items, medicines या cosmetics से allergic होते हो, उससे जो allergy cause होती है that is known as nettle rash। symptoms क्या क्या होते हैं? raised itchy bumps on the skin, जो कि या तो रेड कलर होते हैं या तो स्किन कलर होते हैं, और वो बग बाइट्स एज इफ अ बग हैज बिटन ओवर देयर, ऐसा रिजेम्बलेंस देते हैं। ठीक है, जो बम्प्स होते हैं स्किन पे, दे कैन अपीयर ऑन एनी एरिया ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी भी एरिया पे वो अपीयर कर सकते हैं। वो अपनी जो शेप होता है वो चेंज करते रहते हैं, मूव अराउंड होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक्जिमा की अगर बात करूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक टर्म बोला था, अगर आपने ध्यान दिया हो, एक्जिमा भी कुछ लोगों को हो जाता है। ये क्या होता है? काफ़ी कॉमन स्किन एलर्जी है जो कि इचिंग और स्किन की रेडनेस कॉज करती है। एक्जिमा जो होता है वो एक सेंसिटिविटी से डेवलप होता है टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन कॉन्टैक्ट। जब देखो या दो केसेस होता है, आप हो सकता है किसी पर्टिकुलर फूड आइटम से एलर्जिक हो, उसके कांटेक्ट में आए, तो उससे जो सेंसिटिविटी होती है इट मे बी एक्जिमा आपको उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, अदरवाइज किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के आप कांटेक्ट में आ गए, उसकी वजह से भी एक्जिमा कॉज हो सकता है। सब्सटेंसेस जो कि एक्जिमा को कॉज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सर्टेन कॉस्मेटिक्स, सोप, वॉशिंग पाउडर्स एंड डाइज। स्ट्रेस कैन ऑल्सो कॉज एक्जिमा। इंसेक्ट बाइट एलर्जी, इंसेक्ट बाइट्स जो होते हैं वो सर्टेन केमिकल्स इंजेक्ट कर देते हैं या वेनम इनटू आवर ब्लड, जो एलर्जीज के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ इंसेक्ट बाइट्स क्या क्या होते हैं? पेन, रेडनेस और रैशेस, स्वेलिंग बियॉन्ड द स्टिंग एरिया, जहाँ पे स्टिंग हुई है या बाइट किया है इंसेक्ट ने, उससे ज़्यादा उसके बियॉन्ड स्वेलिंग ही देखने को मिल सकती है, और इचिंग। एस्थमा एक लॉन्ग टर्म लंग डिजीज़ है जिसमें जो लंग्स जो है उसमें एयर पैसेजेस स्वेल कर जाते हैं और नैरो डाउन कर जाते हैं। जब स्वेल होगा डेफिनेटली नैरो डाउन होगा। जो एयर पैसेज की लाइनिंग होती है वो स्वेल कर जाती है, उससे म्यूकस ऊज करता है, यानी उससे निकलता है, कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जो म्यूकस निकला उसमें जो स्वेलिंग हुई एयर पैसेज में, उसकी लाइनिंग में, उसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी देखने को मिलती है। एस्थमा जो है वो एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस करता है वाइल ब्रीदिंग एस्थमा में। एस्थमा के अगर कॉजेज की बात करें तो ये पेरेंट्स टू चिल्ड्रन ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी ये हेरिडेटरी होता है। सर्टेन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की वजह से भी एस्थमा हो जाता है। काफ़ी लोग जो बहुत जल्दी प्रोमिनेंट वेरी क्या कहते हैं उसको, कंटिन्यूसली रेपिटेटिवली जिनको होता रहता है कोल्ड कफ, दे मे ऑल्सो बी सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, सो दे शुड गेट इट चेक्ड। ठीक है, कॉन्टैक्ट विद एयरबोर्न एलर्जेंस जैसे कि टबैको, स्मोक, उसका जो धुआं होता है, pollen grains, chemicals, dust mites और some food substances, cold and cough। ठीक है, तो ऐसे जो एयरबोर्न एलर्जेंस की कांटेक्ट में आने से भी ये सब हो सकता है एस्थमा। सिम्टम्स का इफ आई टॉक अबाउट परसिस्टेंट कफिंग, जो कि रात को बढ़ जाती है या फिर सुबह उठते ही बढ़ जाती है, वो एक काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट इसका सिम्टम होता है परसिस्टेंट कफिंग। wheezing while breathing, tightness of chest, shortness of breath, these are the other symptoms। एस्थमा जो उसको डायग्नोस कैसे करते हैं? विद लंग फंक्शन टेस्ट एक हुआ,
दूसरा एलर्जी टेस्ट, तीसरा चेस्ट एक्सरे। 3 तरीके हैं डायग्नोस करने के। शायद आपके तीनों कराए जाए इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, या शायद उसका एक से ही वो कंप्लीट डायग्नोस दे पाए डॉक्टर। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर और द एलर्जिस्ट। नाउ वी टॉक अबाउट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर स्पेसिफिकली फॉर एस्थमा। जो एक इंसान सफ़र कर रहा है एस्थमा, तो उसको ये पता होना चाहिए कि जो एलर्जेंस होते हैं, कौन कौन से एलर्जेंस हैं उसकी ये कंडीशन कॉज करने के लिए, ठीक है। अगेन सेम थिंग, अगर कोई जो भी एलर्जीज है उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, और जब नहीं बच सकते हैं तो एंटी हिस्टामाइंस कम इनटू प्ले, पर खुद से एंटी हिस्टामाइंस भी नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही एक एस्थमाटिक पेशेंट को, एस्थमा के पेशेंट को तभी मेडिसिन लेना चाहिए आफ्टर कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर, बिकॉज यू डू नॉट नो कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री से, उस पर्टिकुलर इंसान की मेडिकल हिस्ट्री से क्या रिएक्शन हो जाए आपकी बॉडी में, विच मे नॉट बी गुड, ठीक है, और एडवाइजेबल। आस्थमा के पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो एक हाइजीनिक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें और रेगुलरली अपने डॉक्टर से चेकअप कराते रहें। नाउ इफ वी टॉक अबाउट आस्थमा का ट्रीटमेंट का, तो जनरली 2 टाइप ऑफ ड्रग्स जो होती हैं वो दी जाती हैं आस्थमा के पेशेंट्स को, ब्रोंकोडायलेटर्स एंड स्टेरॉइड्स। ब्रोंकोडायलेटर्स जो होते हैं चेस्ट टाइटनेस और वीजिंग से इंस्टेंट रिलीफ देते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ब्रोंकाइल ट्यूब्स, अभी हमने पढ़ा ना कि ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो लाइनिंग होती है उसमें भी काफ़ी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। तो जो ब्रोंकाइल ट्यूब्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देते हैं ऐसे केमिकल्स ब्रोंकोडायलेटर्स में प्रेजेंट होते हैं, और काफ़ी सारे एस्थमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो इनहेलर को भी कैरी करते हैं। स्टेरॉइड्स जो होते हैं अनदर टाइप ऑफ ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड टू द एस्थमा पेशेंट्स, वो जो होते हैं दे एक्ट बाय रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स का जो स्वेलिंग यानी द सेम थिंग दे ऑल्सो डू, जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करके ये जो होता है एस्थमेटिक पेशेंट्स को, आस्थमा के पेशेंट्स को काफ़ी हद तक रिलीफ पहुंचाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। एनी डाउट्स यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वेरी वीडियो। जो नोट्स हैं, देखो दिस टाइम आई विल बी गिविंग यू 2 काइंड्स ऑफ नोट्स। देखो नोट्स, दिस टाइम आई विल बी गिविंग यू 2 काइंड्स ऑफ नोट्स। दिस टाइम आई विल बी गिविंग यू 2 काइंड्स ऑफ नोट्स। देखो पहला तो ये है जिस PDF स्लाइड से मैंने आपको पढ़ाया है। अनदर बीइंग, एक मैं आपको ऐसा वर्ड का डॉक्यूमेंट या एनीथिंग इन फॉर्म ऑफ PDF ही मैं आपको दूंगी, जिसको रिवाइज करके यू विल बी ऑल प्रिपेयर्ड। तो वो एक ऐसा फ्यू पेजेस का PDF होगा जिसको पढ़ के यू विल बी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर दिस चैप्टर, फॉर एनी टेस्ट और एग्जाम दैट यू मे हैव फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। एंड आई विल ट्राई कि मैं ये हर चैप्टर्स के लिए आपसे जो भी मैं पढ़ाऊँ फॉर एवरी सब्जेक्ट, आई एम एबल टू डू दिस, ठीक है। और सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको जो नोट्स मैं देने वाली हूँ PDF के फॉर्म में अलग से फॉर योर रिविजन पर्पस, तो वो वाले भी मुझे आप ज़रूर चेक करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको वो कैसे लगे, हाउ हेल्पफुल दे वर। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, क्लास 7th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, जोग्राफी एंड नाउ मैथ्स ऑल्सो, इंग्लिश 2 आई एम स्टार्टिंग वेरी सून। तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वेरी वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। I'll see you soon in my next video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी then do give it a thumbs up, share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Bye bye and take care.